नमस्कार। आज हमारे साथ अलका लांबा जी मौजूद हैं, जो मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और महिलाओं के लिए एक बड़ी आवाज़ हैं। आज हम चुनाव पे उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। नमस्कार अलका लांबा जी। नमस्कार आपको भी। शुरुआत करते हैं हम आपसे। कल आपने एक स्टेटमेंट दिया था जो आज न्यूज़ में आया भी है। अच्छा। कि जो दागी लोग हैं चुनाव में, उनका लोग जनता बहिष्कार करें। बिल्कुल। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न होगा कि आपके कांग्रेस में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है, दागी रहे हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार को, आदि शक्ति, आदि आबादी को दशहरे के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और अपनी बात को रखूंगी। मैंने बिल्कुल कहा है, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर हम कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा तो नहीं किया जाएगा। मुझे जहाँ तक याद है, आप गया की अगर बात करेंगे, वहाँ पर जो भी आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हुए हैं। आरोप लगना एक बात होती है, आरोपों का साबित होकर सजा पाना दूसरी बात है। और या तो फिर आपके आरोप अभी निलंबित है कोर्ट अदालतों में और आप बेल लिखकर बाहर हैं। जैसे मुजफ्फरपुर की हम लोग मंजू वर्मा के केस की बात करें, आपके समाज कल्याण विभाग की मंत्री रही हैं। उन्हीं के दौरान जो है एक मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में हमारी नाबालिग बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न, बलात्कार होते हैं और उनके पति शामिल पाए जाते हैं और उनके मित्र बहुत करीबी आज जेल में हैं। मंजू वर्मा जी को पद खोना पड़ता है, पार्टी से बाहर कर दिया जाता है, उसके बाद वो फरार रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट का दबाव पुलिस पे बनता है तो वो गिरफ्तार होती हैं, जेल जाती है, आज बेल पर और दोबारा उम्मीदवार हैं, है ना। तो ये चिंता पैदा करता है और ये जेडीयू का हाल है। और अब भाजपा जो उनका सहयोगी है, उनका हाल आपने हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा। आपने देखा कि किस तरह से उन्नाव में उन्हीं के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दोषी करार दिए गए, उम्र कैद है, लेकिन साक्षी महाराज भाजपा के साथ साथ उन्हें मिलने जाते। तो मेरा ये मानना है कि हमारी अगर आप बात करेंगे, हमने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पता भी लगा है तो उनको हम लोगों ने बिल्कुल जो है हटाया है। अगर कहीं किसी को लगता है कि नहीं अभी भी है कहीं कुछ, तो मैं अब जनता को अपील बिल्कुल की है, पार्टी से ऊपर उठ के कर रही हूँ। अच्छा, जिस भी दल ने दिए उसे वोट मत दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। लेकिन कहीं ना कहीं मैडम, सारे पार्टियों का एक कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल। मैं सिर्फ आप ही की पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे पार्टियों के। जो लोग हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब इस तरह की बात आती है तो फिर वहाँ पे हम पीछे हो जाते हैं, वहाँ पे हम उनके साथ खड़े नहीं रहते हैं। तो ये इस तरह की जो बातों में अंतर होता है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ। ये दोहरे चरित्र को लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं तो आपको एक कदम आगे बढ़कर साबित भी करना है। लेकिन अगर बिहार की बात करेंगे, आप इस बात के गवाह हैं कि पिछले 30 सालों से कांग्रेस की अपनी खुद की नेतृत्व की सरकार बिहार में नहीं, और 30 साल एक लंबा समय होता है। और पिछले 15 सालों में बहुत तब्दीलियां आई हैं। उसमें भी आप देखेंगे नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ है, डबल इंजन की सरकार भाजपा की, वहां 6 साल हो गए, बेटी बचाओ का नारा दिया। उसके तहत भी आप देखिए, अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखेंगे, बिहार पुलिस की खुद मानना है कि महीने में 100 बलात्कार हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे में भी अगर ये हालात नहीं बदल पाए तो जवाबदेही इनकी बनती है। तो ये जवाबदेही किनकी है? जो सत्ता में है, जिन्हें कार्रवाई करनी थी, जिन्होंने कार्रवाइयां नहीं की, उल्टा पीड़िता को जो है उसके परिवार को आपने परेशान किया और आरोपियों के साथ खड़ी दिखे। लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे जो सशक्त नेत्री हैं, जो महिलाओं के लिए एकदम खड़ी हैं, आप लोगों की भूमिका और अहम हो जाती है ऐसे समय में, जो है ना। बिल्कुल आपने सही कहा। जब हम चुनावों में बात करते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, उनकी अपने पैरों पे खुद खड़े होने की बात करते हैं, और जब सरकारें हमारी बन जाएंगी तो बिल्कुल तब हमें अपनी सरकारों को भी सही रास्ते पर चल रही नहीं नजर रखनी है। और जहां विपक्ष में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात की, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हाथरस के मामले में अपने आप में आपने देखा कि पूरी सरकार, पुलिस प्रशासन आरोपियों के साथ, दोषियों के साथ खड़ा दिखा है, पूरे उनके सांसद दिखे, तो सड़कों पर उतरना पड़ा हम लोगों को। अभी एक जिक्र मैं कर देती हूँ, जो निर्मला सीतारमण
जी एक महिला हैं, देश की मंत्री हैं, वो एक प्रेस वार्ता करती हैं बिहार के चुनावों के मद्देनजर और एक अति संवेदनशील मामले पर वो जिक्र करती हैं कि तेजस्वी यादव जी को राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए कि पंजाब में 6 साल की बच्ची जो बिहार की थी उसका रेप होता है। तो देखिए कितनी निम्न स्तर की राजनीति है कि बलात्कार के ऊपर आपके सत्ता में बैठे हैं, आपने नारा दिया था बेटी बचाओ का और आप ये सुनिश्चित करिए कि वहां न्याय हो। और वहां राहुल जी को जाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्यों तेजस्वी जी को राहुल जी से नहीं पूछना पड़ा? क्योंकि वहां पर जानते हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ हो, चाहे हमारा पंजाब हो, हमारी सरकार, हमारी वहाँ की पुलिस, हमारा वहाँ का प्रशासन बलात्कारियों आरोपियों के साथ नहीं खड़ा, पीड़िता के साथ खड़ा है। उन्हें आर्थिक मदद मिल रही है, उन्हें कानूनी सहायता दी जा रही है। अगर बच्चों को कहीं मेडिकल की ज़रूरत है, उन्हें पूरी तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के उन्हें न्याय देने की बात हो रही है। तो इसलिए राहुल गांधी जी को वहाँ जाकर अपनी सरकारों के खिलाफ नहीं खड़ा होना पड़ रहा, क्योंकि वहाँ न्याय होता हुआ दिख रहा है। जहाँ अन्याय होगा हमारी सरकार किसी की भी, वहाँ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हम सब आपको खड़े मिलेंगे उनके साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने मैडम। एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे कि 30 साल पहले हाँ जी बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल लालू जी ने चलाया, 15 साल नीतीश जी ने पूरा कर लिया। तो इन 30 सालों में आपको ये नहीं लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत नीचे चली गई है? देखिए, मैं कहूँगी संगठन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगठन का निर्माण इन सालों में जो होना था वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संगठन की कमी रही, या ऊपर से जिस तरीके से तालमेल करके उससे संगठन निर्माण पे काम होना चाहिए था, सदस्यता अभियान पे। चूँकि जो स्थानीय नेतृत्व के लोग हैं उनसे भी हमारी बातचीत होती है, तो उनका क्या कहना है कि हमारी बात वहाँ तक मुख्य नेतृत्व तक पहुँच ही नहीं पाती। हम जो यहाँ की समस्याएं हैं, हम अपनी बातों को वहाँ कहना चाहते हैं, वो रास्ते में ही अटक जाता है, जिसके कारण जो है ना बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। मैं समझ हूँ। देखिए, एक सीढ़ी होती है आपका, बिल्कुल बूथ का वर्कर होगा, उसके ऊपर ब्लॉक होगा, जिला होगा, जिला के ऊपर प्रदेश होगा, प्रदेश के ऊपर AICC का एक प्रभारी होगा, और उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षा होती है। पर मुझे जहाँ तक बात है, जो कांग्रेस अध्यक्षा जब नियुक्त करती है प्रदेश अध्यक्ष के साथ, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति वहाँ से होती है। तो ऐसा कहना कि हाईकमान को बिल्कुल नहीं पता होता कि कौन उनका जिला अध्यक्ष तक है, वो उन्हें जानकारी होती है, अप्रूवल वहाँ से होते हैं, और समय समय पर कम से कम जिला स्तर के अध्यक्षों को कांग्रेस अध्यक्ष तक मिलने का अवसर मिलता रहता है, किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से, या वो दिल्ली जाते हैं, समय मांगते हैं तो जिला अध्यक्ष। लेकिन उसके बहुत नीचों के लिए मैं कहती हूँ ये संभव हो भी नहीं पाता कि कांग्रेस के एक अध्यक्ष हैं, वो पूरे देश को देखते हैं, पूरे देश के प्रदेशों को उनके, तो उसके लिए आपको जिला स्तर पर सुनिश्चित करना है कि वो नीचे तक सदस्यता अभियान चलाए, कमेटियां बनाए और उनके दर्द को सुने और वहां हल करें। जी मैडम, लेकिन 30 साल एक लंबा समय होता है। बिल्कुल ठीक है। 30 साल में एक समय था जब पूरे देश में लगभग कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज स्थिति है कि गिने चुने जगहों पे ही कांग्रेस की सरकार है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं नेतृत्व भी जिम्मेवार है। नहीं, मैं आपसे फिर कहूँगी, समय के साथ देश और जनता बदलाव करती रहती है, और बदलाव स्वाभाविक है, ये प्रकृति का ही नियम है कि ये बदलाव होगा, और वो बदलाव हुआ है जिसे हमने स्वीकारा है कि हम सत्ता में लंबे समय तक रहे, लोगों ने 2-3 विकल्प दिखे तो सोचा उन्हें मौका दिया, और अच्छा है उन्होंने जब मौका दिया। चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की बात करें, आज जब अर्थव्यवस्था को गिरते हुए देखते हैं, आज डॉलर के मुकाबले रुपए को गिरते हुए देखते हैं, आज बेरोजगारी की हालत देखते हैं, कुपोषण की हालत देखते हैं महिला, तो आज मनमोहन सिंह जी का कांग्रेस का दौर जो है वो याद करके तुलना होती है। तो ये देश और हमारे लिए बहुत बेहतर है कि आप तुलना कीजिए। इसलिए आज दबाव जो अब आज की सरकार है उन पर इसलिए बनता है क्योंकि वो उदाहरण देते हैं कि देखिए मनमोहन सिंह जी के टाइम पर भी अर्थव्यवस्था विश्व की जैसे भी कर रही थी, हमारी संभली हुई थी। सरहदों पर जो चुनौतियां मिल रही हैं आप समझ रहे हैं। आज मोहन भागवत जी ने अपने ही भाषण में केंद्र की मोदी सरकार को बेनकाब करके रख दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा है, मोदी जी की जवाबदेही देश के प्रति हो ना हो, सच्चाई हमें बताएं ना बताएं सरहद पे क्या हो रहा है, लेकिन मोहन भागवत जी के यहाँ पर उनकी क्लास होती है और सारी सच्चाई बताते हैं। जो आज मोहन भागवत जी ने बता दिया कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जो मोदी जी को के कथनी जो थी, ना कोई आया है घुसा है ना कोई घुसा हुआ, उसको बेनकाब करते हैं। तो दबाव बन रहा है। ऐसा नहीं है कि सरहद पे कांग्रेस के समय पर ये विवाद नहीं होते थे, लेकिन उसे लगातार बातचीत से हम हल करते रहे। 45 सालों में पहली बार हुआ है कि चीन ने हम पे हमला करके गलवान वैली में हमारे 20 जवानों को शहीद किया हो। तो तुलना हो रही है, अच्छा बदलाव स्वाभाविक है, नियम प्रकृति का नियम है, हम उसको स्वीकार रहे हैं। जी महिला उत्पीड़न की एक और बात हम करेंगे। अभी मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी ने अभी जो बातें कही इमरती देवी के लिए, कहीं ना कहीं ये न्याय संगत नहीं था। और हमको लगता है
या आपको भी लगता होगा कि इसका कहीं ना कहीं प्रभाव बिहार में जो चुनाव हो रहा है उस पर भी पड़ सकता है? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और मुझे लगता है इसका असर मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव जो लड़ रहे हैं नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ को उनके नेता बयान देते कभी कहते हो कुछ उस पर उनका बचाव करते हुए देखा होगा, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी केरला में वायनाड में थे, वहां पत्रकार ने सीधा सवाल किया। आज पत्रकारों को ये आज़ादी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी से सीधे सवाल कर लें या वो कोई प्रेस वार्ता को 6 सालों में नहीं बुला पाए, लेकिन हमारे नेता अवेलेबल है। वहां ये सवाल राहुल गांधी जी से पूछा कमलनाथ जी के ऊपर, और जब हमारे नेता ने ही जवाब दे दिया कि वो इस तरह की भाषा का बिल्कुल जो है समर्थन नहीं करते और वो गलत है, वो संदेश नेताओं तक पहुंचा है, और उसमें कमलनाथ जी ने खेद भी व्यक्त किया है। लेकिन उसके बाद जो भाषा सेम इमरती देवी जी ने इस्तेमाल की, उन्होंने तो पूरा कहा कि बंगाल से आते हैं ये कमलनाथ, और बंगाल में इनकी माँ बहन बेटियां आइटम गर्ल होंगी, तो वो तो और निचले स्तर पर चली गई। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? तो आप उनको कहने का कुछ अब हक ही नहीं रहा है। लेकिन हाँ, आप और हम अगर बाहर से बात करें तो बिल्कुल इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और गलती से हुआ है तो उसके लिए खेद व्यक्त किया गया कमलनाथ जी द्वारा। बिल्कुल। एक प्रश्न और है मैडम कि प्रेस चौथा स्तंभ है देश का। बिल्कुल। और प्रेस की स्वतंत्रता पे बंदिश करना भी न्यायोचित नहीं है। बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और वहाँ पे रिपब्लिक भारत के 1000 पत्रकारों के ऊपर FIR करना कहाँ तक न्याय संगत है ये? देखिए, मैं आपसे की बात से सहमत हूँ, और आप इस बात को खुद पत्रकारिता से जुड़े हैं, आप इसे चौथा स्तंभ बता रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है वो चौथा स्तंभ मजबूत खड़ा रहे। आप जब भी पत्रकारिता करें, खबरें दिखाएं। आज लोग क्यों दूरदर्शन का ज़माना याद कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ खबरें दिखाई जाती थी, आज खबरें बनाई जाती हैं, TRP के लिए मसाला बनाया जाता है, और खुद कोई कहा, बल्कि किस तरह की निम्न स्तर की राजनीति, और वहाँ किस तरीके से आपने देखा एक मामले को किस तरीके से चलाया गया 3-4 महीने के लिए, और किस तरीके से वहाँ के कमिश्नर का बार बार नाम लेकर जो है उन्हें ललकारा गया। और ये जो नोटिस हुआ है वहाँ की जो है अदालतों ने किया है, चाहे वो वहाँ की अभिनेत्री हो जिन्हें वायु सुरक्षा दी गई हो, और चाहे दूसरे नेता हो, किस तरीके से वो एक एजेंडा लेकर हिट कर रहे थे सोनिया गांधी जी का नाम भी। तो अब मुझे लगता है कानून के तहत हो रहा है, और आज़ादी है, कोर्ट में वो भी जा रहे हैं, वकील वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल न्याय होना चाहिए, निष्पक्षता से होगा, मुझे बिल्कुल। अच्छा, वो अभी चुनाव प्रचार के लिए राहुल जी और प्रियंका जी आ रही हैं बिहार? नहीं, आएंगे बिल्कुल। राहुल जी 2 रैलियां कर चुके हैं, अभी दूसरे चरण और तीसरे चरण का चुनाव बाकी है। बिल्कुल आप हमारे इन दोनों नेताओं को देखेंगे। प्रियंका जी यूपी में जिस तरह से काम कर रही है, उनका एक बड़ा चेहरा है, और कहीं ना कहीं वो प्रचार के लिए आती हैं, तो उसका प्रभाव यहाँ पे नहीं, महिलाओं से मैं जितना भी यहाँ पर आई हूँ, प्रेस वार्ता की है, तो महिलाओं में उनका काफ़ी रुझान देखने को मिला है। वो खुद चाहते हैं कि प्रियंका जी आए यहाँ पर, और हमारी कोशिश रही कि प्रियंका जी आए, और मैं ये सुनिश्चित करती हूँ सरकार बनने के बाद 5 साल प्रियंका जी, बिल्कुल प्रियंका गांधी जी और राहुल जी का नज़र रहेगी कि जो हमने वायदे घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर किए हैं, है ना, उनको हम लोग उन बिंदुओं पर खड़े उतर के दिखा सकें। उनकी कोशिश ज़्यादा वहाँ रहेगी। आपको क्या लगता है जो चुनाव हो रहा है उसमें आपकी सरकार बन पाएगी? देखिए, मैं देख रही हूँ जिस तरह से नीतीश कुमार जी बौखला गए हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा के पास तो चेहरा ही नहीं था। जो 2-4 नेता थे वो अपने आप को ही 15 दिन का चुनाव होता है उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया है, क्योंकि 15 साल का जवाब नहीं है, इसलिए 15 साल क्वारंटाइन होना बेहतर है, और उनके पास चेहरा नहीं है। तो उन्होंने साफ कह दिया हमारा चेहरा नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी जब अपनी जनसभाओं में अपनी बौखलाहट को दिखा रहे हैं, वो लोगों को कहते हैं वोट देना मत, नहीं देना तो मत दीजिएगा, है ना, और कहीं उनको काले झंडे, कहीं उनका विरोध हो रहा है, कहीं भाजपा के नेताओं को नहीं घुसने दिया जा रहा। तो और तेजस्वी यादव, मैं फिर कहूंगी, राहुल गांधी जी एक देश के नेता और तेजस्वी जी एक नए युवा नेता आपको बिहार में मिल रहे हैं, और लोग अपने पिछले 15 साल को लेकर तो जो भी हुआ, अब वो अपने भविष्य को लेकर सोच रहे हैं। जी, बिल्कुल। आपके पीछे नीतीश कुमार जी के 15 साल होंगे, लेकिन आगे आपके भविष्य में आपको तेजस्वी देख रहे हैं। लोग अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं कि अब हालात भविष्य में भी बदलेगा या वही रहेगा जो 15 साल है। तो मैंने वही कहा, अब आर और पार है, 15 साल हो गए, और बहुत अच्छा समय होता है 15 साल कुछ बदलाव करने के लिए। तो मैं वही कह रही हूँ, आर पार अब नहीं चलेगा, 70 पार। अब लोग एक युवा
नेता को चाहते हैं। और मैं साफ कह रही हूँ, अगर तेजस्वी यादव को मौका मिलता है, जो हमें लग रहा है जिस तरह से उनकी जनसभाओं में, और 12-12 जनसभाएं उनकी हो रही हैं, और वहाँ से प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और उनकी वित्त मंत्री जी सारा उनको घेरने में लगे, वो अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कहती हूँ कि उन्हें अपने आप को साबित करना होगा। अगर उन्हें मौका मिला तो वो काम करके साबित करेंगे तो आगे चल पाएंगे, नहीं तो जैसे अखिलेश यादव जी हैं, एक बार मौका मिला, दूसरी बार मौका नहीं मिला, तो ये जनता है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा काम करेंगे, ज़मीन पर करेंगे, साबित करेंगे, वो उनके लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, आपकी सरकार बनती है, चुनाव जीतते हैं आप लोग, तो कांग्रेस की क्या भूमिका होगी सरकार में? बिल्कुल, क्यों भूमिका नहीं होगी। जब हम महागठबंधन में साथ में चुनाव लड़े हैं, तो बिल्कुल जब सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, वो आरजेडी के तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, और हमारा ये बिल्कुल उसमें जो भी रोल रहेगा वो समय पर तय होगा। लेकिन हमारी जवाबदेही तो बिल्कुल बिहार के प्रत्येक लोगों के प्रति, महिलाओं युवाओं के प्रति रहेगी हमारी। एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे मैडम कि एक समय था लालू जी कांग्रेस का विरोधी रहा हुआ करते थे, ठीक है, और आज कांग्रेस उसके पीछे पीछे चल रही है। देखिए, कोई किसी के पीछे नहीं चल रहा है। आप देखेंगे पहले 2 राष्ट्रीय दल हुआ करते थे, पहले तो कांग्रेस ही हुआ करती थी, फिर उसके बाद भाजपा 2 राष्ट्रीय दल देश भर में, उसके बाद कोई भी क्षेत्रीय दल दूसरे राज्य में नहीं जा पाया, अपने राज्यों में सब सिमट के रह गए। और जहां ये क्षेत्रीय दल ताकतवर हुए, वह राष्ट्रीय दल कमजोर होते चले गए, बिल्कुल वहां पर ध्यान नहीं दिया देश में। तो मुझे ये लगता है कि अब ये हो गया है कि आपको क्षेत्रीय दलों के साथ एक महागठबंधन यूपी एनडीए ये बनाकर, आपको समीकरण देखकर, और हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, जो उसके साथ विचारधारा के लोग हैं उनको हम साथ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए बीजेपी का अकाली दल हो, शिवसेना हो, आपकी लोजपा हो, और बहुत से दल आप देखिए एक एक करके भाजपा को अब छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि अब इनका ग्राफ नीचे आ रहा है। एक क्वेश्चन और मैडम कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव भी हो रहा है, हाँ जी, उसमें अशिक्षा बिल्कुल और जातिवादी बड़ा अहम भूमिका है। देखिए, शिक्षा मुझे लगता है बेहद ज़रूरी है। जब आप आदमी को शिक्षित कर देते हैं, वो जागरूक हो जाता है, वो ये जाति और धर्मों की जो लड़ाई जाती है, उससे वो ऊपर उठना शुरू करता है। मैंने एक जगह इंटरव्यू भी देखा कि उसने कहा आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि कोई नाली मांग रहा है, कोई सीवर मांग रहा है, कोई सड़क मांग रहा है, वो शिक्षा मांग रहा है कि मेरा बेटा शिक्षा बच्चे हो जाएंगे तो वो आपसे रोटी नहीं मांगेंगे, मकान नहीं मांगेंगे, वो आपको से छीन लेंगे, क्योंकि वो उसको मालूम है। तो मुझे लगता है बिल्कुल शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। बिल्कुल, आप अगर आप शिक्षित करेंगे बेटियों को, बेटों को, और उसके बाद उनके लिए आप सुरक्षा के साथ आगे के रास्ते खोलेंगे, तो बिहार आगे बढ़ेगा। लास्ट में एक क्वेश्चन मैडम कि हमारे जो जनता है, मतदाता हैं, आप अपनी तरफ से उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही अपील करना चाहूँगी पूरे बिहार के मतदाताओं को कि आपके ऊपर देश की नज़र टिकी हुई है, और आपका ये पहला चुनाव चुनौती भरे समय में आया, जब देश में कोरोना काल का, महामारी का दौर चल रहा है, फिर भी लोगों ने जो है इसमें हिस्सा लिया। और अभी भी मैं कहूँगी एक ही अपील कि पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को है, दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर और अंतिम 7 नवंबर को चुनाव है, और 10 तारीख को जो है वो बिहार का 5 साल के लिए भविष्य तय हो जाएगा। तो एक ही अपील है, अपने मास्क लगा के, हाथ को धोते हुए, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वोट करने ज़रूर निकलिएगा, और बहुत सोच समझ के अपना एक कीमती वोट दीजिएगा, क्योंकि ये आपके और बिहार का भविष्य तय करने जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय मुझे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपको शुभकामनाएं।